आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने वाली है। किस तरह एक बेऔलाद बादशाह से एक बोलने वाली मैना ने कहा, अगर औलाद चाहते हो तो अपनी बांझ बीवी की शादी तुम्हें जादूगर से करना पड़ेगी। जब बादशाह इस बात के लिए मान गया, फिर क्या हुआ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने जमाने में मुल्क रूम पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो बेहद रहम था। उस मुल्क की रियाया उससे बेहद खुश थी, मगर उस बादशाह की औलाद न थी। औलाद की फिक्र में वह हर वक्त उदास और परेशान रहता। उसकी मलका भी औलाद न होने की वजह से हर वक्त उदास और परेशान रहती। बादशाह ने हकीम को बुलाकर बाकायदा अपना और मलका का इलाज कराया, मगर फिर भी औलाद न हुई। बड़े बड़े बुजुर्गों से दवाएं भी कराई, फकीरों को खूब खैरात दी, मगर औलाद न होना था न हुई। एक रोज बादशाह इसी फिक्र में सर झुका। यह अपने बाग में एक हौज के किनारे बैठा था कि एक मैना उड़ती हुई वहां से गुजरी। उसने इतने खूबसूरत बाग में बादशाह को यूं उदास बैठे देखा तो वह तालाब के करीब दरख्त पर आ बैठी। चंद लम्हे खामोशी से बैठी बादशाह को देखती रही। फिर उसने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, बादशाह सलामत, आप उदास क्यों हैं? बादशाह मैना की सुरीली आवाज सुनकर चौंक पड़ा। मैना की आवाज औरतों जैसी थी, इसलिए उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई कनीज आई हो, मगर जब उसने आसपास किसी को न देखा तो वह बेहद परेशान हुआ। बादशाह सलामत, मैं दरख्त के ऊपर हूं। मैना ने बादशाह को परेशान देखा तो हंसते हुए कहा, और बादशाह चौंक कर ऊपर देखने लगा। उसने ऊपर मैना को बैठे देखा, मगर उसने इंसानी आवाज में बातें करने वाली मैना आज तक नहीं देखी थी, इसलिए वह हैरान रह गया कि दरख्त से किसकी आवाज आ रही है। मैं बोल रही हूं बादशाह सलामत, मनमोती। मैना मनमोती, मैना ने एक बार फिर कहा, और बादशाह एकदम हैरत के मारे उठ खड़ा हुआ। उसने किस्से कहानियों में पढ़ा था कि दो परिंदे इंसानी बोली बोल सकती हैं, एक तोता और दूसरी मैना, मगर उसने आज तक इंसानी आवाज में बोलती हुई मैना नहीं देखी थी। तुम कौन हो और तुम कैसे इंसानी आवाज में बोल लेती हो? बादशाह ने हैरत भरे लहजे में सवाल किया। मैं मैना शहजादी हूं, बादशाह सलामत और मलका मैना की इकलौती बेटी हूं। मेरा नाम मनमोती मैना है और मेरा घर परिस्तान में है। मैं दुनिया की सैर करने निकली हूं। आज मैं यहां से गुजरी तो इतने खूबसूरत बाग में आपको उदास देखकर रह न सकी और यहां उतरकर आपसे पूछ बैठी। मनमोती मैना ने अपनी सुरीली आवाज में कहा, बहुत मेहरबानी। मनमोती मैना, तुम बेहद अच्छी मैना हो, बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारी आवाज बेहद सुरीली है। मुझे तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई है, बादशाह ने मुसर्रत भरे लहज में कहा। एक परिंदे से बातें करके उसे वाकई बेहद खुशी हो रही थी। मगर बादशाह सलामत, आपने बताया नहीं कि आप क्यों उदास हैं? मनमोती मैना ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, यह बात मत पूछो प्यारी मैना, यह मेरे दिल का रोग है। बादशाह ने दोबारा उदास होते हुए कहा, मैं छोटा सा परिंदा जरूर हूं बादशाह सलामत, मगर मेरे वालिद ने मुझे बड़े बड़े उस्तादों से पढ़ाया है, और फिर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम परिंदों को मालूम होती हैं। मैना ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा प्यारी मैना, अगर तुम इसरार करती हो तो मैं तुम्हें बतलाता हूं। बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से महरूम रखा है। औलाद के गम में मैं हर वक्त परेशान रहता हूं। सोचता हूं मेरे मरने के बाद मेरा नाम चलाने वाला कोई ना होगा, मेरे तख्तो ताज पर गैर कब्जा कर लेंगे। बादशाह ने मैना को मुख्तसर लफ्जों में बताया, मुझे बेहद अफसोस है बादशाह सलामत। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जिस इंसान की औलाद ना हो, अगर वह शाह फल खा ले तो अल्लाह ताला उसे औलाद दे देता है। मैना ने कुछ सोचते हुए कहा, शाह फल, यह कौन सा फल है? मैं तो इस फल का नाम ही आज सुन रहा हूं। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, यह फल तमाम दुनिया के फलों में सबसे कीमती फल होता है, इसलिए इसे शाह फल कहा जाता है और यह नायाब फल है। मैना ने उसे बतलाया, अगर यह नायाब है मैं ना, तो फिर इसके जिक्र से फायदा जो चीज मिलती ही नहीं, उसको तलाश करने का कोई फायदा नहीं। बादशाह ने दोबारा उदास होते हुए कहा, ना उम्मीदी गुनाह है बादशाह सलामत। हर जमाने में एक शाह फल कहीं ना कहीं मौजूद होता है, जब वह शाख से टूट जाता है तो अल्लाह ताला दुनिया के किसी कोने किसी इलाके में एक और शाह फल पैदा कर देता है। इसलिए अगर संजीदगी से कोशिश की जाए तो शाह फल मिल सकता है।
मैना ने जवाब दिया, मैं अपनी जान देकर भी शाहफल हासिल करने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे किसी तरह मालूम हो जाए कि शाहफल कहाँ मिलेगा। बादशाह ने हसरत भरे लहजे में कहा, बादशाह सलामत, आप उदास ना हो, मैं वापस परिस्तान जाती हूं। हमारे वजीर आजम दानिशमंद बहुत सियाने हैं, उन्हें जरूर शाहफल के मुतालिक इल्म होगा। मैं उनसे पूछकर आपको आकर बतला दूंगी। इसके बाद उसको हासिल करने का मंसूबा बनाएंगे। मनमो मैना ने बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, अगर ऐसा हो जाए तो यकीन करो प्यारी मैना, मैं यह एहसान तमाम उम्र नहीं उतार सकूंगा। बादशाह ने कहा, यह कोई एहसान नहीं बादशाह सलामत, मैं काफी दिन से आपके मुल्क की सैर कर रही हूं और मुझे हर जगह यही मालूम हुआ है कि आप बेहद इंसाफ पसंद और रहम दिल हैं, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी हो गई है। फिर आपका दुख दर्द दूर हो जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू ने हमेशा मुझे यह समझाया है कि किसी मुसीबत ज़दा के काम आना ही सबसे बड़ी नेकी है। मैना ने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैना, तुम मेरे लिए अल्लाह की रहमत बनकर आई हो। बादशाह ने खुश होते हुए कहा, अच्छा बादशाह सलामत, मैं चलती हूं, मुझे परिस्तान आने जाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, इसलिए आप मेरा 1 हफ्ता तक इंतजार करें, इंशा अल्लाह मैं कामयाब लौटूंगा, ने कहा और फिर वह बादशाह को सलाम करके फुर्र से उड़ गई। जब से मनमोती मैना गई थी, बादशाह उसकी वापसी के लिए एकाएक लम्हा गिन रहा था। वह रोजाना बाग में आ जाता और शाम तक वहीं बैठा रहता। हालांकि मैना उसे 1 हफ्ते के बाद आने का कहकर गई थी, मगर बादशाह को कैसे चैन आता। उसने दूसरे दिन से ही मैना का इंतजार शुरू कर दिया। खुदा खुदा करके 1 हफ्ता गुजरा। अब तो बादशाह और ज्यादा बेचैन रहने लगा। वह मैना के मुतालिक किसी को बताना भी नहीं चाहता था, यहां तक कि यह बात मलका को भी नहीं बतलाई, क्योंकि बात ही ऐसी थी, इंसानी जुबान बोलने वाली, और सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं, बल्कि आलमाना और फजला गुफ्तगू करने वाली। मैना के मुतालिक कौन यकीन करता, क्योंकि ऐसी बातें सबने किस्से कहानियों में तो पड़ी हुई हैं, मगर आम दुनिया में ऐसी मैना कहीं नजर नहीं आई। यह ठीक है, अल्लाह ताला ने 2 परिंदों तोता और मैना को इंसानी जुबान बोलने की कुदरत अता की है, मगर यह दोनों परिंदे भी सिर्फ रटी रटाई बातें कर सकते हैं। फिर तोते तो घरों में आम पाले जाते हैं, मगर मैना बहुत कम मिलती है। 1 हफ्ते के बाद एक रोज बादशाह बाग में उसी तालाब के किनारे पत्थर की खूबसूरत बेंच पर बैठा था कि अचानक उसके कानों में आवाज आई। मनमोती मैना सलाम अर्ज करती है बादशाह। सलामत मैना की आवाज सुनकर बादशाह बेतहाशा उछल पड़ा। तुम आ गई हो मैना, मैं बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ, बादशाह ने खुशी से बेकाबू होते हुए कहा। दूसरे लम्हे मैना उड़ती हुई एक दरख्त से निकली और बादशाह के हाथ पर आकर बैठ गई। बादशाह ने उसे करीब से देखा तो वह और भी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि यह मैना दूसरी मैनाओं से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी चोंच सुनहरी और परों का रंग ऐसा था कि ऐसे महसूस होता जैसे परों पर सफेद रंग के मोती जुड़े हुए हों। तुम बेहद खूबसूरत हो प्यारी मैना, वाकई तुम मनमोती मैना हो, बादशाह ने खुशी से भरपूर लहजे में मैना की पुष्ट पर हाथ फेरते हुए कहा। तारीफ का शुक्रिया बादशाह, सलामत मैना ने खुश होते हुए जवाब दिया। प्यारी मैना, अब बतलाओ क्या शाहफल के मुतालिक मालूम हुआ? बादशाह ने पूछा। हाँ बादशाह सलामत, मैं कामयाब लौटी हूं। शाहफल इस वक्त एक ऐसे जजीरे में मौजूद है जिसके गिर्द खौफनाक मगरमच्छों का समुंदर है। उस जजीरे में तमाम दरख्त आदमखोर हैं और उन आदमखोर दरख्तों के ऊपर ऐसे परिंदे रहते हैं जो हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे परिंदों को खा जाती हैं। शाहफल का पौधा उस जजीरे के दरमियान में आदमखोर दरख्तों के दरमियान में मौजूद है। मनमोती मैना ने तफसील से बताते हुए कहा। ओ यह तो वाकई खतरनाक बात है, हम उस शाहफल को नहीं हासिल कर सकते, बल्कि हम तो क्या दुनिया का कोई इंसान उसे हासिल नहीं कर सकता। बादशाह ने बेहद मायूसी के आलम में कहा। वह बेचारा शदीद मायूसी से सर पकड़कर बैठ गया। बादशाह सलामत, आप तो बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। मुझे देखिए, मैं एक छोटा सा परिंदा हूं, मगर मैं मायूस नहीं हुई, जबकि आप मुझसे ज्यादा ताकतवर भी हैं और अक्लमंद भी। मायूसी से कोई मसला हल नहीं हुआ करता। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है, अगर आदमी ठंडे दिल से सोचे और अल्लाह पर भरोसा करके और हिम्मत करके काम शुरू कर दे तो जरूर कोई ना कोई, मैना ने उसे तसल्ली देते हुए कहा।
और वाकई मैना की इस बात से बादशाह सलामत को हौसला हो गया, और वह दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुआ कि एक छोटा सा परिंदा तो इतने हौसले की बात कर रहा, और वह इंसान और मर्द होकर हौसला हार बैठा है। प्यारी मैना, तुम वाकई बहादुर और अक्लमंद हो। तुमने मुझे हौसला दे दिया है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हर कीमत पर शाह फल हासिल करूंगा, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए। मुझे बतलाओ कि वह जजीरा कहाँ है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बादशाह। सलामत, मुझे आपके ख्यालात सुनकर बेहद खुशी हुई है। आपने फैसला कर लिया है तो अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए कि मैं आपका साथ दूंगी, हर कीमत पर, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, और इंशा अल्लाह ताला हम शाह फील हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। मैना ने कहा, और बादशाह ने खुशी के मारे मैना को चूम लिया। तुम कितनी अच्छी हो मैना, आओ मैं तुम्हें मलका से मिलवाऊं कि आलिया से मिलूंगी, मैना ने कहा। और फिर बादशाह उसे लेकर मल्लिका के पास आ गया, जो बिस्तर पर उदास बैठी हुई थी। प्यारी मल्लिका, देखो मैं किसे ले आया हूं, बादशाह ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मलका ने बादशाह के हाथ पर इतनी खूबसूरत मैना को बैठे देखा तो वह हैरत के मारे उछल पड़ी। अरे, इतनी खूबसूरत मैना, यह आपको कहां से मिल गई? मलका ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं मलका आलिया की खिदमत में सलाम अर्ज कर सकती हूं, अचानक मैना ने सुरीली आवाज में कहा, और मलका भी हैरत के मारे बेहोश होते होते बची। मैना को यूं इंसानी आवाज में बातें करते देखकर वह पागल होने लगी थी। मलका की हैरत देखकर बादशाह कहा मारकर हंस दिया। प्यारी मलका, हैरान होने की जरूरत नहीं। ये प्यारी मैना परिस्तान के परिंदों के बादशाह की इकलौती बेटी मन मोती मैना है, बेहद अक्लमंद, बेहद हौसले वाली, बेहद बहादुर, बादशाह ने मलका को समझाते हुए कहा। मलका की नजरें मैना पर जमी हुई थीं। बादशाह सलामत तो खामखा मेरी तारीफ कर रही हैं, असल में तो तारीफ के काबिल आप हैं। मलका आलिया, आप जैसी खूबसूरत औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, मैना ने मलका की तारीफ करते हुए कहा, और मलका बुरी तरह शर्मा गई। उसके शर्माने पर मैना भी कहा मारकर हंस पड़ी, और उसके सुरीले कहे से कमरा गूंज उठा। इसके साथ ही मनमोती मैना उड़कर मलका के कांधे पर जा बैठी, और मलका बड़े प्यार से उसके परों पर हाथ फेरने लगी। तुम इतनी खूबसूरत हो मैना कि जी चाहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊं, मलका ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। मनमोती मैना वाकई मलका को बेहद पसंद आई थी, इतनी पसंद कि वह गम और दुख भूल गई। एक तो मैना इतनी खूबसूरत और प्यारी थी, दूसरा वह बातें बेहद प्यारी और दिलकश करती थी। खुदा ना करे आप मेरी तरह हो, आप इंसान हैं और मैं एक छोटा सा परिंदा, मैना ने हंसते कहा। मलका आलिया, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सुन ली है, अब अल्लाह की रहमत से हम भी साहिबे औलाद हो जाएंगे, बादशाह ने मलका को बताया। तो मलका चौंक पड़ी। अच्छा, वह कैसे? खुदा के लिए मुझे बतलाइए कि हमारी दिल्ली मुराद कब पूरी होगी, मलका ने खुशनुमा लहजे में कहा। और बादशाह ने मनमोती मैना के साथ अपनी पहली और दूसरी मुलाकातों का हाल और शफल के मुतालिक तमाम तफसील बता दी। शफल का हासिल करना नामुमकिन है, मैं औलाद की खातिर आपको मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी, मलका ने मजबूत लहजे में कहा। नहीं मलका आलिया, हमने फैसला कर लिया है कि हम शाह फल जरूर हासिल करेंगे। हम तुम्हें अपने फैसले से आगाह करने आए हैं। कल हम और मनमोती मैना शाह फल की तलाश के लिए जाएंगे, बादशाह ने मलका से मुखातिब होकर कहा। गुस्ताखी मुआफ बादशाह सलामत, आप चाहे मुझे मार डालें मगर मैं आपको मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। मैं औलाद के लिए शौहर की कुर्बानी नहीं दे सकती, यह मेरा फैसला है, मलका आलिया ने भी फैसला कुन लहजे में कहा। हम अपना फैसला नहीं बदल सकते, बादशाह ने उस गुस्सैल लहजे में कहा। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले जाइए, यह मेरा आखिरी फैसला है, मलका ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। नहीं, यह नामुमकिन है, शाहफल हासिल करना इंतहा जान जोखिम का काम है, वहां आप नहीं जा सकती, बादशाह ने पहले से ज्यादा गुस्सा लहजे में कहा। बादशाह की बात सुनकर मलका बेतहाशा रोने लगी। मलका को रोते देखकर बादशाह अपना गुस्सा भूल गया और उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हो गए। मनमोती मैना, जो अभी तक खामोश बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी, अचानक बोली। बादशाह सलामत, आपने हमारी इतनी अच्छी मलका को रुला दिया है, हमें बेहद अफसोस है। इसलिए अब हमारा यह फैसला है कि जब तक मलका सलामत हमराह नहीं जाएंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी, आप अकेले बेशक चले जाएं, मनमोती मैना ने कहा।
अरे अरे, तुम दोनों ने हमारे खिलाफ साजिश कर ली है, को साथ ले जाने में कोई एतराज नहीं है। मगर प्यारी मैना, तुम जानती हो कि हमें वहां कदम कदम पर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बादशाह ने उन दोनों के सामने हथियार डालते हुए कहा। कोई बात नहीं, बादशाह सलामत, अल्लाह ताला मुसीबतों से बचाने वाला है। हो सकता है मलका आलिया की मौजूदगी कोई मसला हल कर दे। मनमो मैना ने मलका की सिफारिश करते हुए कहा। अगर यह बात है तो फिर हमें भला क्या एतराज हो सकता है। मलका, आलिया तैयारी करें, हम कल सुबह शाह फलकी की तलाश के लिए निकलेंगे। बादशाह ने कहा। इस सिलसिले में मेरी एक तजवीज़ है कि मलका आलिया मर्दाना लिबास में हमारे साथ चले ताकि हम आसानी से सफ़र कर सके। क्या ख्याल है मलका? आलिया मनमोती मैना ने मलका से मुखातिब होकर कहा। बड़ी अच्छी तजवीज़ है मनमोती मैना, हम तुम्हारी अक्लमंदी की दांत देते हैं। वाकई हमें मर्दाना लिबास में जाना चाहिए। मलका मैना की तजवीज़ पर बेहद खुश हुई। बादशाह ने भी मैना की इस तजवीज़ को माना। चुनांचे उन दोनों ने सुबह जाने की तैयारी शुरू कर दी। बादशाह और मलका दोनों दूसरे दिन बड़ी खामोशी से भेस बदलकर शहर से बाहर निकले। सिर्फ वजीर आजम को उनके मुतालिक इल्म था। मैना मलका के कांधे पर बैठी हुई थी। शहर से बाहर निकलकर वह मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए चाकास्तान की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। वह जजीरा जहां शाहफल था, इलाके चाकास्तान में वाक़े था, और चाकास्तान दुनिया के इंतहा शुमाली कोने में था। वहां के लोग बड़े खूनखार, वहशी और जालिम थे। चाकास्तान का तसव्वुर भी इंसान को लरज देता, मगर ये दोनों औलाद की खातिर वहां जाने के लिए भी तैयार हो गई। मलका उस वक्त मर्दाना लिबास में बिल्कुल ही नौजवान मालूम हो रही थी। वह दोनों आम से लिबास में थे ताकि डाकू उन्हें अमीर समझकर लूट ना ले। मनमोती मैना कभी उनसे आगे उड़कर हालात देख आती, कभी मलका के कांधे पर बैठकर मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती। चलते चलते एक रोज वह एक ऊंचे पहाड़ के दामन में पहुंचकर रुक गए। यह पहाड़ दोनों तरफ से हदे निगाह तक फैला हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे यह पहाड़ दुनिया के आखिरी कोनों तक ही फैलता चला गया हो। दूसरी तरफ पहाड़ की ऊंचाई बेहद थी और पहाड़ बिल्कुल खुश्क और बंजर था। पूरे पहाड़ पर दरख्त तो एक तरफ रहे, घास का एक तिनका तक नजर नहीं आ रहा था। फिर सबसे मुश्किल बात यह थी कि पहाड़ बिल्कुल दीवार की तरह सीधा था, इसलिए इस पर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन था। ओ, ये पहाड़ तो चढ़ना नामुमकिन। बादशाह ने पहाड़ को देखते हुए परेशान लहजे में कहा। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है। मलका ने भी बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो नामुमकिन हो। गुस्ताखी मुआफ बादशाह सलामत, नामुमकिन का लफ्ज सिर्फ बुज़दिल इस्तेमाल करते हैं। मनमोती, मैना ने एतमाद से भरपूर लहजे में कहा। तुम ऐसा कह सकती हो मनमोती मैना, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें दो पर दिए हैं। तुम इन परों की मदद से उड़कर पहाड़ की दूसरी तरफ जा सकती हो, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मजबूर हैं। बादशाह सलामत को शायद मैना की तंज भरी बातों पर गुस्सा आ गया। गुस्सा करने वाली बात नहीं। बादशाह सलामत, अगर अल्लाह ताला ने हमें पर दिए हैं तो सिर्फ इसलिए कि उसने हमें इतनी अक्ल नहीं दी जितनी इंसानों को आपके पास आपकी अक्ल है। उसे इस्तेमाल कीजिए, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मैना ने भी तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा। भाई, बहस करने की क्या जरूरत है, इस पहाड़ को पार करने की कोई तजवीज सोची जाए। मलका जवाब देने की बजाय खामोशी से दोनों की बहस सुन रही थी। आखिर बोल पड़ी। भाई, मेरी समझ में तो कोई तरकीब नहीं आती। ये पहाड़ तो बिल्कुल दीवार की तरह है, और दीवार भी ऐसी कि जो आसमान तक सीधी चली गई हो। अब इसे कैसे पार किया जाए? बादशाह ने बड़ी जल्दी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा। आखिर हम यहां तक आ गए हैं, और मैना के मुताबिक इस पहाड़ की दूसरी तरफ चाकास्तान है, जहां जजीरे में शाहफल मौजूद है। तो अब हम वापस तो नहीं जा सकते। मलका ने कुछ सोचते हुए कहा। भाई, ऐसा करें, यही पहाड़ के दामन में खेमा लगाकर आराम करें और खूब अच्छी तरह इत्मीनान से सोचें। शायद इस तरह कोई तरकीब समझ में आ जाए। बादशाह ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, और मलका, जो काफी देर से घोड़े पर सवार होने की वजह से कुछ थक गई थी, फौरन इस तजवीज पर रजामंद हो गई। चुनांचे बादशाह सलामत ने घोड़े की जीन से बंधा हुआ खेमा उतारा और फिर मलका की मदद से उसे लगाने में मसरूफ हो गई। उधर मनमोती मैना, जो बादशाह से बहस के बाद खामोश थी, उन्हें खेमा लगाने में मसरूफ देखकर उड़ती हुई पहाड़ की तरफ चली गई। वह पहाड़ के साथ साथ उड़ती रही कि शायद कोई ऐसी जगह नजर आ जाए
जहां से बादशाह और मलका पहाड़ को पार कर सके। मगर पहाड़ तो वाकई किसी दीवार की तरह सीधा और साफ था। उसमें कहीं भी कोई मामूली सा ढाल तक नहीं था। मगर मैना ने हिम्मत ना हारी और मुसलसल उड़ती चली गई। तकरीबन 2 घंटे तक मुसलसल उड़ने के बाद मैना थक सी गई और आखिर आराम करने के लिए वह पहाड़ के दामन में उतरकर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी उसे नींद आ गई, क्योंकि वह मुसलसल उड़ने की वजह से बेहद थक गई थी। न जाने कितनी देर तक वह सोती रही। फिर अचानक उसकी आंख खुल गई और वह चौंक कर इधर उधर देखने लगी। मगर दूसरे लम्हे वह हैरत के मारे उछल पड़ी। उसने अपने आप को पहाड़ के दामन की बजाय सुनहरे रंग के खूबसूरत पिंजरे में मौजूद पाया। यह पिंजरा एक बेइंतहा खूबसूरत बाग में दरख्त से लटक रहा था। बाग में उसे कोई भी इंसान या परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। मनमोती मैना अपने आप को पिंजरे में कैद देखकर बेहद परेशान हुई। मगर अब क्या हो सकता था? वह तो कैद हो चुकी थी। अब तो वह सोच रही थी कि उसे कैद करने वाला कौन है और वह इस वक्त कहाँ मौजूद है, क्योंकि पहाड़ के करीब तो कहीं भी उसे ऐसा बाग नजर नहीं आया। चुनांचे वह सोच रही थी कि वह कहाँ पहुंच गई है। अभी वह इसी सोच में गुम थी कि अचानक उसे दूर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह किसी औरत की हंसी थी। इंतहा खूबसूरत हंसी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई फव्वारा चल रहा हो। मैना ने सोचा, उसे कैद करने वाली यही हंसने वाली औरत ही हो सकती है। हंसी की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, मगर इस बार आवाज मर्दाना थी। यूं लगता था जैसे वहां एक मर्द और औरत किसी बात पर बैठे हंस रही हो। मनमोती मैना हैरत भरे अंदाज में पिंजरे में बैठी उधर देख रही थी, जिधर से यह आवाजें आ रही थीं, मगर वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। अभी वह सोच रही थी कि अचानक वह हैरत के मारे उछल पड़ी, क्योंकि उसने सामने दरख्तों के झुंड में बादशाह और मलका को देख लिया। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हंसते खेलते और खुशी के मारे उछलते कूदते इधर आ रहे थे, जिधर मनमोती मैना पिंजरे में बंद थी। मनमोती मैना को जब यह मालूम हुआ कि उसे कैद करने वाले बादशाह और मलका हैं, तो उसे बेहद गुस्सा आया। उसने सोच लिया कि वह उन दोनों से खूब लड़ेगी। चुनांचे जब वह दोनों करीब आए तो मनमोती मैना ने गुस्से के मारे मुंह फेर लिया, मगर उन दोनों ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की और हंसते खेलते बढ़ते चले गए। अब तो मनमोती मैना को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने दोनों को पुकारते हुए कहा, बादशाह सलामत और मलका आलिया, मुझसे आखिर क्या कसूर हो गया है? मगर वह दोनों इस तरह आगे बढ़ते चले गए जैसे उन्होंने कोई बात ही न सुनी हो। जिस पहाड़ के दामन में बादशाह और मलका खेमा लगाए मौजूद थे, उसी पहाड़ की चोटी पर एक मशहूर जादूगर का किला भी था, जो उसने बादलों के अंदर छुपा रखा था, इसलिए आमतौर पर किसी को भी नजर नहीं आता था। इस जादूगर का नाम जनार्य था। यूं तो यह जादूगर बेहद रहमदिल और हमदर्द था, किसी इंसान को हरगिज तंग नहीं करता था। मगर साल में वह 3 रोज एक मखसूस अमल करता, और इस अमल के दौरान उसे इंसानी गोश्त खाना और इंसानी खून पीना पड़ता। चुनांचे साल के इन 3 दिनों के लिए वह 1-2 इंसानों को पकड़ कर ले आता। उसके वह दिन नजदीक आ रहे थे, और इस वक्त जनार्य अपने महल के खास कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि वह जाकर 1-2 इंसान पकड़ लाए, कि अचानक उसके कमरे के कोने में पड़े हुए उल्लू के मुजस्समे की आंखें एक कदम जिंदा हो गईं और उनमें से रोशनी की लहरें निकलकर कमरे में फैल गईं। जनार्य चौंक कर उसको देखने लगा। दूसरे लम्हे उसने अपने दोनों हाथ था को आसमान की तरफ उठाया, और फिर जैसे ही उसने हाथों को जोर से झटका, अचानक कमरे की दीवार रोशन हो गई। उस दीवार पर एक खेमा नजर आ रहा था, और खेमे में बादशाह और मलका बैठे बातों में मसरूफ थे। इन आदमजादों को इस तरह पहाड़ के दामन में मौजूद पाकर जाया बेहद खुश हुआ और उनको गौर से देखने लगा। दोनों का चेहरा दीवार पर साफ नजर आ रहा था। इसके साथ साथ अब बादशाह और मलका की शक्ल ज्यादा करीब से नजर आने लग गई। जनार्य मलका की खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुआ। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। मलका चूंकि उस वक्त खेमे के अंदर बादशाह के साथ अकेली मौजूद थी, इसीलिए वह मर्दाना लिबास की बजाय अपने असली लिबास में थी। बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया थे, मगर मल्लिका मुतमिन थी। उन्हें मनमोती मैना के जाने का इल्म हो गया था, इसलिए मल्लिका को यकीन हो गया था कि अक्लमंद मन मोती मैना जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर वापस आएगी।
जनार्य ने जब मलका को देखा तो तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना दायां हाथ तेजी से दारे की सूरत में घुमाया। दूसरे लम्हे कमरे की दीवार फटी और छोटा सा सुनहरे रंग का कछुआ टूटी हुई दीवार से निकलकर उसके सामने आ गया। कछुआ हाजिर है, आका हुक्म फरमाइए, कछुए ने इंसानी आवाज में पूछा। लहजा बेहद मौतवाना था। कछुए, पहाड़ के दामन में दो इंसान मौजूद हैं, उनमें एक औरत है और एक मर्द। उन दोनों को फौरन महल में ले आने का बंदो करो। जनार्य जादूगर ने कड़कदार लहजे में कहा। बेहतर आका सुनहरी कछुआ, अभी जाकर उन्हें ले आता है। मगर हुजूर का छुआ कुछ कहते कहते रुक गया। बोलो बोलो, रुक क्यों गए? आज तुमने पहली बार मगर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जनार्य जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हुजूर, जहां तक मेरे इल्म का ताल्लुक है, इन दोनों इंसानों के साथ एक मैना भी है, इंसानी जुबान बोलने वाली मैना, इंतहा अक्लमंद, इंतहा चालाक, और मेरा इल्म बता रहा है कि वह मैना हमारे लिए मुसीबत का बाइस बन सकती है। यह बात हम अभी मालूम करते हैं, जनार्य जादूगर ने कहा, और उसने अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह खोल लिया कि उनके दरमियान खासा फासला पैदा हो गया। वह इन उंगलियों के दरमियान गौर से देखने लगा और फिर उसने मन मोती मैना को पहाड़ के दामन में एक पत्थर पर बैठे देखा। मन मोती मैना की आंखें बंद थीं। वह चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार उभर आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वह मुस्कुरा लगा। उसने उंगलियां बंद की और हाथ की मुट्ठी बनाकर उस पर कुछ पढ़कर फूंक मारी। फिर उसने जैसे ही मुट्ठी खोली, उसकी मुट्ठी से सुनहरे रंग की शहद की मक्खियों के गोल निकलकर कमरे में उड़ने लगे, हत्ता कि उन मक्खियों से कमरा भर गया। सुनहरी मक्खियों, क्या तुम मेरा हुक्म मानोगी? जनार्य जादूगर ने मक्खियों से मुखातिब होकर कहा। हम तुम्हारी गुलाम हैं, आका हमें हुक्म करो। मक्खियों ने भिन्न भिना हुए लहजे में जवाब दिया। तो सुनो। सुनहरी मक्खियों, पहाड़ के दामन में एक पत्थर पर एक मैना सोई हुई है। तुम पहले जाकर उसे डंक मारकर बेहोश कर दो और फिर उसे उठाकर बाग में ले आओ। जनार्य ने उनको हुक्म देते हुए कहा। आपके हुक्म की तामील होगी आंखा, सुनहरी मक्खियों ने जवाब दिया। इसके साथ ही उनका झुंड तेजी से टूटी हुई दीवार से बाहर निकल गया। अब जाओ कछुए, उन इंसानों को ले आओ। मैना की फिक्र न करो, मैना यह सुनहरी मक्खियां ले आएंगी। मैं इसे में सुनहरे पिंजरे में कैद कर दूंगा। जनार्य जादूगर ने कछुए से मुखातिब होकर कहा। हाँ मेरी आका, मैं उन मक्खियों की ताकत को जानता हूं। अब मुझे मैना की तरफ से कोई फिक्र नहीं, सुनहरी कछुए ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। इसके साथ ही कछुआ अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और टूटी हुई दीवार दोबारा जुड़ गई। जनार्य के जाते ही कमरे से बाहर निकला और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ एक राहदारी में आगे बढ़ता चला गया। जहां राहदारी खत्म होती थी वहां एक बहुत बड़ा दरवाजा था, जिसके सामने एक हंसी का मुजस्सम बना हुआ था। मुजस्समे के हाथ में एक बहुत बड़ा नेजा था। यह मुजस्सम पत्थर से बनाया गया था, मगर जैसे ही जनारे के करीब पहुंचा, मुजस्समे में हरकत पैदा हुई और उसने हाथ में पकड़ा हुआ नेजा नीचे कर दिया। इसके साथ ही दरवाजा खुद ब खुदा खुला। जादूगर तेजी से दरवाजे की दूसरी तरफ निकल गया। यहां एक बहुत बड़ा और इंतहा खूबसूरत बाग था। इतना खूबसूरत कि आज तक बड़े से बड़े बादशाहों ने भी इतने खूबसूरत बाग का तसव्वुर नहीं किया होगा। जनार्य जादूगर बाग में चलता हुआ उसके दरमियान बनी हुई बारादरी में पहुंच गया। बारादरी के दरमियान में सुनहरी रंग का खूबसूरत पिंजरा मौजूद था। जनार्य ने पिंजरा उठाया और दिल ही दिल में एक मंत्र पढ़कर उस पर फूंक दिया और फिर पिंजरे को लेकर बाग में आ गया। यहां एक दरख्त की शाख के साथ उसने पिंजरा लटका दिया। पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ था। अभी उसे वहां पहुंचे चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि दूर से मक्खियों के भिन्न भिन्न हटकी आवाजें सुनाई देने लगीं और फिर मक्खियों का गोल नजर आया। लाखों की तादाद में मक्खियां बेहोश मैना को उठाए उड़ी चली आ रही थी। जब वह पिंजरे के करीब पहुंची तो जनार्य मक्खियां मैना को उठाए हुए पिंजरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। तो जनार्य जादूगर ने आगे बढ़कर अपने हाथ से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके साथ ही उसने जोर से कहकहा लगाया। अब यह चालाक मैना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जनार्य की आवाज सुनाई दी और जनार्य मक्खियां मैना को उठाए हुए पिंजरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गईं। तो जनार्य जादूगर ने आगे बढ़कर
अपने हाथ से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके साथ ही उसने जोर से कहकहा लगाया, अब यह चालाक मैना मेरा कुछ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जनार्य की आवाज सुनाई दी और उसने हवा में सुनहरी कछुए को उड़ते हुए देखा। कछुए की पुष्ट किसी तख्त की तरह चौड़ी हो चुकी थी और उस पर बादशाह और मलका बेहोश पड़े हुए थे। कछुआ उड़ता हुआ बारादरी के सामने आया और फिर जमीन पर उतर गया। लीजिए, आका दोनों आदमजाद हाजिर हैं, कछुए की आवाज सुनाई दी। जनार्य जादूगर आगे बढ़ा और तख्त के करीब आकर उसने अपने दोनों हाथों को उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए जोर जोर से एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके मंत्र पढ़ते ही उन दोनों के गिर्द सुर्ख रंग का धुआं सा छाता चला गया। धुआं लम्हा ब लम्हा गाढ़ा होता चला गया। अचानक जनार्य धुआं तेजी से टने लगा। जब धुआं खत्म हो गया तो उन दोनों को होश आ गया। वह अपनी जगह से उठकर बैठ गई। उनके चेहरों पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार उभर आए, मगर फिर दूसरे लम्हे जैसे ही उनकी नजरें सामने खड़े जनार्य पर पड़ीं, वो हैरान हुए। लेकिन तभी जनार्य ने कोई जादू किया और वह दोनों उसके ताबदार बन गए। और कहा, क्या हुक्म है? उनका लहजा ऐसा था जैसे वह अपने हवास में ना हो। ठीक है, तो फिर कुर्बानी के दिन तक तुम आजाद हो, खूब घूमो फिरो, खाओ पियो, हंसो बोलो, ऐश करो, मगर तुम बाग से बाहर नहीं निकल सकोगे और ना ही मेरे जादू से आजाद हो सकोगे। जनार्य ने जवाब दिया, और सुनो तुम दोनों, मैना की बात नहीं सुनोगे जनार्य। जादूगर ने उन्हें हुक्म देते हुए कहा, हम मैना की बात नहीं सुनेंगे। उन दोनों ने जवाब दिया, ठीक है, जनार्य जादूगर ने कहा, और फिर वह तेजी से चलता हुआ बाग से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही बादशाह सलामत और मलका दोनों सुनहरी कछुए की पुष्ट से नीचे उतर आए। जैसे ही वह नीचे उतरे, सुनहरी कछुआ गायब हो गया। बादशाह और मलका एक दूसरे का हाथ पकड़े उछलते कूदते दूर दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ते चले गए। वह दोनों यूं हंस खेल रहे थे जैसे उन्हें किसी किस्म का फिक्र ना हो। वह किसी की कैद में ना हो, बल्कि अपने जाति बाग में घूम फिर रहे हों। ऐसा इसलिए हुआ था कि उनके दिमाग जनार्य जादूगर ने जादू के जोर से अपने कब्जे में ले लिए थे। इसलिए उन्हें किसी बात का भी एहसास नहीं था। वह कुछ देर यूं ही बैठकर बातें करते, फिर दरख्तों के किसी और झुंड की तरफ निकल जाते। एक बार वह मैना के पिंजरे के करीब से भी गुजरे मनमोती। मैना उस वक्त होश में आ चुकी थी, मगर उन दोनों ने उसकी तरफ तवज्जो तक न की और हंसते खेलते आगे बढ़ते चले गए। मनमोती ने बादशाह और मलका को पुकारा, मगर उन्होंने उसकी बात न सुनी और आगे बढ़ते चले गए। अब तो मनमोती मैना बेहद हैरान हुई, क्योंकि वह कम से कम बादशाह और मलका से यह उम्मीद तो नहीं कर सकती थी कि वह उसे कैद करके उसकी बात ही नहीं सुनेंगे। चुनांचे मनमोती मैना अब इस बारे में सोचने लगी कि आखिर यह सब क्या चक्कर है। वह पहाड़ के दामन से इस बाग में लटके हुए पिंजरे में कैसे आ गई? बाग किसका है? और बादशाह और मलका को क्या हो गया है अभी? वह बैठी सोच ही रही थी कि अचानक बादशाह और मलका दोनों एक बार फिर उसके पिंजरे के करीब से गुजरे। इस बार वह दोनों पिंजरे के करीब आकर रुक गए। देखो मलका, कितनी खूबसूरत मैना है। यूं लगता है जैसे हमने ऐसी मैना पहले भी देखी हो। बादशाह ने मलका को मुखातिब होकर कहा, मैं आपकी मनमोती मैना हूं बादशाह सलामत, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मलका की बजाय मनमोती मैना ने जवाब देते हुए कहा, देखो कितनी खूबसूरत आवाज है, काश इसकी बातें हमारी समझ में आती। बादशाह ने दोबारा कहा, हाँ बादशाह सलामत, यह मैना बेहद खूबसूरत है, यह मुझे बेहद प्यारी लग रही है। काश इसका मालिक इसे मुझे दे दे तो मैं इसके बदले में जो वह मांगे देने को तैयार हूं। मलका ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। मनमोती मैना बेहद अक्लमंद थी, इसीलिए वह फौरन ही समझ गई कि खुद बादशाह और मलका किसी पुरसत चक्कर में फंस चुके हैं, और बादशाह और मलका दोनों अपने होशो हवास में नहीं। वह दोनों उसकी जुबान तक नहीं समझ पा रहे। वैसे मनमोती मैना मलका की मोहब्बत से बेहद मुतासिर हुई। बादशाह और मलका दोनों एक आह भरकर आगे बढ़ गए, और मनमोती मैना सोचती रह गई कि आखिर यह सब चक्कर किसका चलाया हुआ है। अभी कुछ देर गुजरी थी कि अचानक मनमोती मैना ने देखा कि एक इंतहा बदसूरत सा आदमी बाघ के अंदर दाखिल हुआ। वह तेज तेज कदम उठाता सीधा उसके पिंजरे की तरफ आया और करीब आकर गौर से मनमोती मैना को देखने लगा। मनमोती मैना भी उस बदसूरत शख्स को गौर से देख रही थी। होश में आ गई हो? तुम मुझे मालूम हुआ है
कि तुम बेहद अक्लमंद और बेहद चालाक हो, मगर याद रखो, तुम इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े जादूगर जनार्य के कब्जे में हो। मेरे सामने तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चल सकती। जनार्य ने मनमोती मैना से मुखातिब होकर कहा, तुम जनार्य हो? मनमोती, मैना ने खौफजदा हुए बगैर बड़े संजीदा लहजे में कहा, हाँ, मेरा नाम जनार्य है, जादूगरों का शहंशाह जनार्य। जादूगर ने सीने पर हाथ मारते हुए इंतहा फख्र लहजे में कहा, तुम्हें किसने कहा है कि मैं चालाक हूं? मैं तो एक सीधी साधी मैना हूं, एक छोटा सा हकीर परिंदा। मेरी भला तुम्हारे जैसे अजीम और ताकतवर जादूगर के सामने क्या हैसियत हो सकती है? मनमोती मैना ने इस बार बड़े मौदबाना लहजे में कहा, और उसका जवाब सुनकर जादूगर का सीना फख्र से कुछ और फूल गया। तुम वाकई अक्लमंद हो, जो हमारी तारीफ कर रही हो। जो हमारी तारीफ करें, हम उसे पसंद करते हैं। अगर तुम करो कि हमें नुकसान पहुंचाने के मुतालिक नहीं सोचोगी, तो हम तुम्हें पिंजरे से आजाद करके अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। जनार्य ने खुश होकर कहा, जादूगरों के शहंशाह, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझ जैसा हकीर सा परिंदा तुम जैसे अजीम और ताकतवर जादूगर का भला क्या बिगाड़ सकता है? मैं अगर तुम्हारे नुकसान के बारे में सोचूं भी तो ये मेरी गलती होगी। मैं सोचकर भी तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूं? फिर मुझे तुम्हारा यह बाग बेहद पसंद आया है। इतना खूबसूरत बाग मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। फिर तुम्हारी मेहरबानी और रहम दिली। मनमो मैना ने बड़े मौवा लहजे में जनार्य जादूगर को समझाते हुए कहा, वाकई मैं भी खामखा सुनहरी कछुए की बातों में आ गया था। भला एक हकीर मैना मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अगर मेरी दोस्ती का दम भरेगी तो मजे करेगी, वरना एक लम्हे में गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा, जनार्य जादूगर ने कहा। और इसके साथ उसने पिंजरे का दरवाजा खोलकर मैना को बाहर निकाल दिया और उसे अपने कंधे पर बिठाते हुए कहा, देखो मैना, मैंने तुम्हें कैद से आजाद कर दिया है, मगर याद रखना कि अगर तुमने इस बाग से निकलने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाओगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनार्य। मैं बादशाह की इकलौती लड़की मैना शहजादी हूं। मेरा पूरा नाम मनमोती मैना है। मैंने बड़े बड़े आलम और फाजिल से इल्म हासिल किया है। मनमोती मैना ने जवाब दिया, बहुत खूब, ये तो और भी अच्छा हुआ। तुम जरूर मुझे मशवरे देना। अच्छा, ये तो बतलाओ कि दो आदमजात क्यों पहाड़ के पास आए हैं? जना जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मनमोती मैना समझ गई कि जनार्य जादूगर उसका इम्तिहान लेना चाहता है, इसलिए उसने साफ साफ बता दिया कि बादशाह और मलका बे औलाद हैं, इसलिए वह शाह फल लेने के लिए निकले हैं ताकि उनकी औलाद हो सके। मैं उनके साथ हूं। हम यहां पहाड़ के सामने आकर रुक गए क्योंकि पहाड़ को पार करने की कोई तरकीब नजर नहीं आती थी। मैं यह देखने के लिए कि कोई रास्ता नजर आ जाए उड़ती रही, मगर थक कर बैठ गई और फिर मुझे थकावट की वजह से नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को पिंजरे में कैद पाया। मनमोती, मैना ने तफसील बताई। ठीक है, देखो मनमोती मैना, मुझे तुम्हारी साफगोई बेहद पसंद आई है। आज से 3 दिन बाद मैंने 2 इंसानों की कुर्बानी देनी है ताकि मेरी ताकत कायम रहे। मैंने बादशाह और मलका को इसलिए उठाया है कि मैं उनकी कुर्बानी दे सकूं, मगर तुम्हारी मलका मुझे पसंद आ गई है, इसलिए मैं उसे भेंट मट नहीं चढ़ाऊं, बल्कि उससे शादी करूंगा। बादशाह को अलबत्ता भेंट चढ़ा दूंगा। इसके अलावा मुझे एक और इंसान का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। चुनांचे किसी दूसरे इंसान का बंदोबस्त करने के लिए आज दुनिया में जाना पड़ेगा। जनार्य जादूगर ने जवाब दिया, दुनिया में जाने की क्या जरूरत है? तुम ताकतवर जादूगर हो, यहीं से मंत्र पढ़कर किसी इंसान को पकड़ लो। मनमो, मैना ने कहा। नहीं मनमो मैना, मैं ताकतवर जरूर हूं, मगर इस रस्म के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि भेंट देते वक्त इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जिस इंसान की भेंट दी जाए वह बेऐब हो। और एक बार भेंट के लिए मुताखोरीन ने कहा, मुझे क्या जरूरत है कि मैं उसको राजी करता फिरूं? मैं ताकतवर जादूगर हूं, मैं उसका दिमाग काबू कर लूंगा, और फिर मैं जो कहूंगा वह वही करेगी, जिस तरह अब मैंने उन दोनों का दिमाग काबू में कर रखा है। जनार्य जादूगर ने तंजिया अंदाज में कहा। फिर कुछ सोचकर कहने लगा, मगर यह भी सोचता हूं कि जब उसे मालूम होगा कि उसका शौहर मैंने मार डाला है तो फिर वह मुझसे नफरत करने लगेगी, और फिर मेरा जादू उसका जिस्म और दिमाग तो काबू में कर सकता है, मगर उसकी नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल सकता। जनार्य जादूगर ने मध्यम लहजे में कहा, ऐसा महसूस होता है
जैसे मन मोती मैना के सामने शिकस्त तस्लीम कर रहा हो। अरे आका, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप इजाजत दे तो मैं मलका की नफरत को मोहब्बत में बदल देने की कोशिश करूं। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मैं उसे आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। मनमोती, मैना ने फौरन अपनी खिदमत पेश कर दी। तुम क्या कर सकती हो? जादूगर ने तंजिया लहजे में कहा। आप मुझ पर छोड़ दें। आप देखेंगे कि मैं मलका को आपकी जूतियां चाटने पर मजबूर कर दूंगी। मैना ने फैसला खून लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। मैं तुम्हें 1 माह की मुद्दत देता हूं। 1 माह के अंदर अगर तुम कामयाब हो गई तो ठीक, वरना 1 माह बाद मैं मलका से जबरदस्ती शादी कर लूंगा और शादी वाले रोज तुम्हारे कबाब बनाकर खाऊंगा। जनार्य ने हंसते हुए कहा। और अगर तुमने जो कहा है वह कर दिया तो तुम मांगोगे मैं दूंगा। जनार्य ने कहा। क्या आप अपने आका की कसम खाकर कहते हैं कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे? मनमोती मैना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हां, जादुई आका की कसम खाकर कहता हूं कि अगर तुम इस शहजादी को मुझसे मोहब्बत करने पर आमादा करने में कामयाब हो गई तो तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। जनार्य जादूगर ने शेखी में आकर कसम खा ली। ठीक है, अब आप बेफिक्र हैं। मैं आज ही से अपना काम शुरू कर देती हूं। मगर वह मनमोती। मैना कुछ कहते कहते रुक गई। मगर क्या? जनार्य जादूगर ने चौंक कर कहा। मगर मैं कर भी क्या सकती हूं? आपने तो उनके दिमाग काबू में कर रखे हैं, अब तो वह मेरी बात भी नहीं सुन सकते। मनमोती, मैना ने बड़े मायूस लहजे में कहा। तो फिर मैं क्या करूं? उनके दिमाग पर से कब्जा खत्म कर दूं, मगर फिर वह भागने का मंसूबा बनाना शुरू कर देंगे। जनार्य आदम, जादों से डर रहे हो? तुम ऐसा करो कि बाग के बाहर जादू का हिसार कायम कर दो और उन्हें आजाद छोड़ दो। यह जिंदगी भर बाग से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और फिर यह बादशाह तो बिल्कुल अहमक सा नौजवान है, इसमें अक्ल नाम की कोई चीज नहीं। मनमोती मैना ने जनार्य को समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं क्यों इन आदम जादों से डरने लगा? मैंने तो सिर्फ गैर जरूरी मसाइल से बचने के लिए इनका दिमाग काबू में कर लिया था। लो, मैं इनका दिमाग खोल देता हूं। जनार्य मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। काफी देर पढ़ने के बाद उसने की सूरत में दोनों हाथों को फिजा में घुमाना शुरू कर दिया। जैसे उसने हाथों को हवा में घुमाया, सारे बाग में सुर्ख रंग का धुआं सा छा गया। इस धुएं में बाग और जनार्य भी छुप गया। अच्छा मनमोती मैना, मैं जा रहा हूं। मैंने बाग के गिर्द हिसार कायम कर दिया है और बादशाह और मलका के दिमाग आजाद कर दिए हैं। अब मैं तीसरे दिन वापस आ जाऊंगा। जब मैंने बादशाह की भेंट देनी होगी, तुम अपनी कोशिश आज से शुरू कर दो। जना जादूगर की आवाज सुनाई दी। फिर मैना को यूं महसूस हुआ जैसे जनार्य जादूगर भी धुआं बनकर सुर्ख रंग के धुएं में मिल गया हो। मैना उड़कर करीबी दरख्त की शाख पर बैठ गई और धुआं छत का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद धुआं छट गया तो मैना ने देखा कि थोड़ी दूर एक झुंड के नीचे बादशाह और मलका दोनों बेहोश पड़े हैं। मैना उड़कर उस दरख्त की सबसे निचली शाख पर बैठ गई और दोनों के होश में आने का इंतजार करने लगी। धुआं छटा और सबसे पहले मलका होश में आ गई। मैना दरख्त पर खामोश बैठी, उन्हें देखती रही। मलका ने होश में आते ही बादशाह को भी झंझोट कर जगा दिया। आली, जनाब उठिए, देखिए हम कहाँ हैं। मलका ने बादशाह को झंझोट कर बैठ गया और वह भी सख्त हैरान हुआ। अभी वह हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देख रहे थे कि मैना बोल पड़ी। बादशाह सलामत मलका आलिया, मनमो मैना का सलाम कबूल कीजिए। और मैना की आवाज सुनकर वह दोनों हैरत से उछल पड़े और इसके साथ ही मैना उड़ती हुई मलका के कंधे पर आकर बैठ गई और मलका बड़े प्यार से उस पर हाथ फेरने लगी। मैना, हम कहाँ हैं? ये बाग किसका है? हम तो पहाड़ के दामन में खेमे के अंदर मौजूद थे, फिर यहां कैसे पहुंच गई? बादशाह ने हैरत भरे लहजे में सवाल किया और फिर मैना ने अब तक के तमाम हालात उन्हें तफसील से सुनाए कि किस तरह जनारे मलका से मोहब्बत करने लगा है। जब मैना ने बतलाया कि 3 दिन बाद जनारे जादूगर बादशाह को भेंट चढ़ाने का इरादा रखता है तो मलका बुरी तरह रोने लगी। अरे अरे, तुम क्यों रोने लगी? मलका, आलिया, अभी तो मैं जिंदा हूं, बादशाह ने बेचैन होकर कहा, मगर वह जादूगर तो इंतहा ताकतवर है। मलका ने बदस्तूर रोते हुए कहा। मलका, आलिया, आप क्यों घबराती हैं? मैंने जनारे जादूगर को दाना डाल दिया है, अब जैसे ही वह दाना चुगेगा मेरे जाल में फंस जाएगा। मैना ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। यह सब बातें हैं, वह बेहद खबीस है।
हम उसके पंजे में फंसे हुए हैं। मेरी तो रूह फना हो रही है। अरे मलका आलिया, आप खामखा गब आ गई। क्या आप हमें बुजदिल समझती हैं कि हम यूं ही आसानी से उसके हाथ चढ़ जाएंगे? हम उससे टकराएंगे और उस जालिम जादूगर की ईंट से ईंट बजा देंगे। बादशाह ने इंतहा एतमाद भरे लहजे में कहा, और मैं आपके साथ हूं। आप देखेंगे कि हमसे जनार्य भी पनाह मांगेगा। मनमोती मैना ने हिमायत करते हुए कहा, अब वाकई मुझे हौसला हो गया है। मैं भी आपके साथ हूं। मलका ने भी पूरे एतमाद भरे लहजे में कहा, अब बात हुई रोने धोने से कुछ नहीं होता। हिम्मत कीजिए तो यह जनार्य जादूगर को शिकस्त देनी है। बादशाह ने कुछ सोचते हुए कहा, तरकीबें सोचने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप मुझ पर एतमाद करें तो मैं आपको इस जनार्य से आजादी दिला दूंगी। मैना ने पुरएतमाद लहजे में कहा, क्या तुम्हारे पास कोई तरकीब है? बादशाह ने कहा, मेरे पास इंतहा कारगर तरकीब है, मगर शर्त यह है कि आप मुझ पर एतमाद करते हुए मेरा साथ दें। मैना ने कहा, और फिर उसके असरार पर उन दोनों ने वादा कर लिया कि वह उसका कहाँ मानेंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने देखा था कि मन मोती मना इंतहा अक्लमंद साबित हुई है। जादूगर के कब्जे से उसने उनके दिमाग आजाद कराई, वरना वह बेखब में ही मारे जाते। तो फिर आप इत्मीनान रखिए, 3 दिन बाद जब जनारी आएगा तो सिर्फ मलका आलिया से दरख्वास्त है कि वह जनर जादूगर से ऐसे पेश आए जैसे वह उसे पसंद करने लगी हो। मनमोती मैना ने उन्हें समझाते हुए कहा, यह मुझसे नहीं हो सकता कि उस जालिम जादूगर की तारीफ करूं, और दूसरी बात कि ऐसा ना हो तुम्हारी तरकीब नाकाम हो जाए और खुदा ना ख्वास्ता बादशाह सलाह को कुछ हो जाए। मलका ने कहा, अरे मलका आलिया, आप मुझ हकीर परिंदे पर यकीन कीजिए, फिर आप देखती जाइए कि क्या होता है। मनमोती मैना ने हंसते हुए मलका आलिया से कहा, और फिर फैसला हो गया कि जो कुछ मनमोती मैना कहेगी वैसा ही किया जाएगा। मनमोती मैना वहां से उड़कर जनारे के पास चल पड़ी। यह काफी बड़ा हॉल था और इसमें एक बहुत बड़ा तख्त बिछा हुआ था, खालिस सोने का तख्त। उस पर बड़े शाहाना अंदाज में जनारे का बना हुआ ताज उसके सर पर रखा था, और वह एक इंसानी पिंजर को खड़ा करके उसके सर पर हाथ रखे हुए था। उसके इर्द गिर्द बेशुमार बदरूह मुख्तलिफ जानवरों के रूप में मुर्दार खड़ी थी। मैना भी तख्त के साथ एक सोने के बने हुए झूले पर बैठी हुई थी। उसने जादूगर को यकीन दिलाया कि उसने मलका को उसे मोहब्बत करने पर राजी कर लिया है। मनमोती मैना ने मोदवा अंदाज में कहा, ये सुन। वह खुश हुआ। तख्त के सामने एक नौजवान का सर कटा हुआ था और उसकी लाश फर्श पर पड़ी थी। एक झल्लद हाथ में खौफनाक कुल्हाड़ी खड़ा था। इसको हटाओ और बादशाह और मलका को लाया जाए, जनारे जादूगर ने हुक्म दिया। फिर पलक झपकते में उस नौजवान का सर और धड़ हटा दिया गया। कुछ बदरू बादशाह और मलका को वहां ले आई। इस बादशाह को भेंट चढ़ा दो, जनारे में कहा, और झल्लाद ने बादशाह को गर्दन से पकड़कर उसका सर लकड़ी पर झुका दिया। मलका यह नजारा देखकर खौफ और हैरत से बुत बनी खड़ी थी, जबकि मनमोती मैना की आंखें खुशी से चमक रही थीं। वह तेजी से उड़ी और मलका के कांधे पर आकर बैठ गई। मलका, आलिया, हिम्मत कीजिए, बादशाह सलामत को कुछ नहीं होगा, मैना ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा। उसी लम्हे जनारे ने कड़कदार लहजे में कहा, क्यों मलका, क्या आप हमसे मोहब्बत करती हैं और हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं? मलका का जी चाहा कि जादूगर का मुंह नोच ले, लेकिन वो खामोश रही और हाँ में जवाब दिया। जनारे जादूगर खुशी से उछल पड़ा। खूब, बहुत खूब मलका, तुम हामी भरकर फंस गई हो, अब तुम चाहो भी तो इनकार नहीं कर सकती। और इसके साथ ही उसने झल्ला को इशारा किया और झल्ला ने अपना खौफनाक कुल्लड़ा फिजा में बुलंद किया। दूसरे लम्हे कमरा एक खौफनाक चीख से गूंज उठा। साथ ही बदरू ने कह कहा लगाया। बदरू के जोरदार कहकहों से यूं महसूस हुआ जैसे छाती उड़ जाएगी। कमरे में गूंजने वाली खौफनाक चीख झल्लाद की थी। जैसे ही झल्लाद ने कुल्डा फिजा में बुलंद किया, मनमोती मैना के परों की तेज फड़फड़ाहट हुई और वह बिजली की तेजी से उड़ी और झल्ला के चेहरे से जा टकराई और उसकी आंखें नोच डाली, और झल्ला की आंखें खून से तर हो गईं और वह अंधा हो चुका था। आंखें जख्मी होते ही झल्ला के मुंह से खौफनाक चीख बुलंद हुई और कुल्हाड़ी कर्रर नीचे गिर पड़ा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। सब अपनी अपनी जगह गुमसुम खड़े रह गए। बदरूहों के कह भी थम चुके थे। मलका भी यह मंजर देखकर खौफ और हैरत से बुत बनी खड़ी थी। मलका ने अचानक झुरझुरी ली।
फिर सर को झटक कर वह आगे बढ़ी और जमीन पर पड़ा हुआ कुलकुल्हाड़ा उठाया और झल्ला की गर्दन पर अपनी पूरी ताकत से वार कर दिया और झल्लाद की गर्दन तन से जुदा कर दी और झल्लाद कुछ लम्हे तड़प कर मर गया। यह सारा मंसूबा मनमोती मैना मलका को पहले ही समझा चुकी थी, जिस पर मलका ने बड़ी तेजी से अमल किया। नार्य जादूगर भी अपने तख्त से उठ चुका था। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। वह गुस्से से थर-थर कांप रहा था। गुस्ताख मैना, तुमने अपनी मौत को और भी दर्दनाक बना लिया है। अब तुमको मेरे अजाब से कोई नहीं बचा सकता। जनार्य जादूगर ने कांपते हुए कहा, हुजूर, आप पहले मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी। मनमोती, मैना ने जल्दी से जनार्य से कहा, जो कहना चाहती हो कहो, उसके बाद अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। जनार्य ने अपने हाथों को झटका देकर कहा, जनाब, पहले बादशाह की टांग से कपड़ा उठाकर तो देखें। मनमो मैना ने जनार्य जादूगर से कहा। जनर जादूगर ने बादशाह की तरफ देखा, जो खौफ और दहशत से बेहोश हो चुका था। जनार्य जादूगर ने आगे बढ़कर बादशाह की टांग से कपड़ा उठाया तो वहां काफी बड़ा जख्म था। ये क्या है? जनर जादूगर ने पूछा। जनाब, बादशाह जख्मी है और इस जख्म की वजह से बेहोश हो चुका है। अगर बादशाह की भींट हो जाती तो 1 साल के लिए आपका जादू खत्म हो जाता और आप किसी काम के नहीं रहते। मेरी अचानक इस पर नजर पड़ गई, जिसकी वजह से मुझे झल्ला को अंधा करना पड़ा। मनमोती मैना ने जादूगर को तफसील से बताया। मनमोती मैना दिल ही दिल में सोच रही थी कि यह तो अच्छा हुआ कि एक दिन पहले ही बादशाह को मलका के हाथों जख्मी करवा दिया, जिसकी वजह से बादशाह की जान बच गई। अच्छा, यह बात है, जनार्य ने कहा। जो तूने झल्लाद को क्यों हलाक किया? जनार्य जादूगर ने मनमोती मैना का शुक्रिया अदा किया और मलका की तरफ मुताबिल से पूछा, क्या इरादा है तुम्हारा मेरे साथ शादी के बारे में? जनाब, मैं आपकी होने वाली बीवी हूं। मैं हामी भी भर चुकी हूं और मैं आपसे मोहब्बत भी करने लगी हूं। मेरी आपसे शादी होने वाली है। मुझे डर था कि झल्लाद अंधा होने के बावजूद बादशाह को हलाक ना कर दे, जिसकी वजह से आपका जादू खत्म हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला शौहर एक आम आदमी बनकर रह जाए। मलका ने जनार्य को जवाब दिया। वह अच्छा, ठीक है मलका, तूने ठीक किया है। जनार्य जादूगर ने कहा, जनाब, अब हम बादशाह को बाग वाले कमरे में ले जाते हैं। इसकी मरहम पट्टी करते हैं। जब बादशाह ठीक हो जाएगा तो इसकी भेंट चढ़ाएंगे। अब आप किसी और की कुर्बानी नहीं कर सकते, क्योंकि बादशाह इस कुर्बानी के लिए नामजद हो चुका है। मनमोती ने जनार्य से कहा। जनार्य ने फिजा में हाथ हिलाकर झटका दिया तो बदरूहे गायब हो गई। इसके बाद वह खुद भी गायब हो गया। मनमोती मैना और मलका बादशाह को उठाकर कमरे में ले आई। मलका बहुत परेशान थी। उसका रंग सफेद पड़ चुका था। जो कुछ भी हुआ वह इतनी तेजी से हुआ कि उसके हवास अभी तक काम नहीं कर रहे थे। बादशाह को नीचे लिटा दो। मैना ने मलका से कहा, हौसला रखो, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर मैना बाहर को उड़ गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसकी चोंच में किसी बूटी के पत्ते थे। यह सूरज बूटी के पत्ते हैं। बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर ले आई हूं। यह जख्म को बहुत जल्दी अच्छा कर देती है। इसका लेप बनाकर बादशाह की टांग से बांध दो। मैना ने मलका से कहा। मलका ने जल्दी से बूटी लेकर पत्थर से कूटकर उसका लेप बनाकर बादशाह की टांग पर बांध दिया। कल तक यह जख्म कम हो जाएगा। मैना ने मलका को बताया। अब क्या होगा? मैं बहुत परेशान हूं। बादशाह सलामत को कब तक होश आ जाएगा? मलका ने रूसी लहजे में पूछा। मलका, आलिया, आप परेशान ना हो। परेशानी से काम और खराब होगा। बादशाह सलामत को कुछ नहीं होगा। जल्द ही उनको होश आ जाएगा। मनमोती मैना ने मलका को तसल्ली देते हुए कहा। अब मैं जो कहती हूं तुमने वैसा ही करना है। हौसला नहीं हारना, क्योंकि अब हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैना ने मल्लिका को समझाते हुए कहा, और मल्लिका ठंडी सांस लेकर रह गई। अभी यह बातें हो ही रही थीं कि अचानक एक धमाका सा हुआ और एक धुएं का मरगल्ला पैदा हुआ और उसमें से एक सुर्ख रंग का बौना जाहिर हुआ। सुर्ख बौना मलका आलिया की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। सुर्ख बोने ने कहा। यह सुनकर मलका चौंक गई और हैरत से बोने को देखने लगी। क्या बात है? मलका ने बोने से पूछा। मलका, आलिया आका आपको याद कर रहे हैं। उसने अभी आपको अपने कमरे में बुलाया है। सुर्ख बोने ने जवाब दिया। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं, मलका ने कहा। उधर जादूगर के हाथ में एक शराब का जाम था, जिसे वह हौले हौले पी रहा था।
अचानक उसने चौंक कर अपने हाथ को लहराकर दीवार की तरफ झटका दिया तो दीवार के ऊपर एक स्क्रीन रोशन हो गई, जिसमें एक मंजर नजर आने लगा। मंजर में मलका बादशाह नजर आने लगे। मलका बादशाह की टांग पर लेप कर रही थी। जनारे कुछ देर बैठा उसे देखता रहा, फिर उसने हाथ लहराकर झटका दिया तो वह मंजर गायब हो गया। फिर एक ही घूंट में जाम खाली कर दिया। कुछ देर सोचता रहा, फिर मुंह में मंत्र पढ़कर हाथों को जमीन की तरफ झटका दिया तो सुर्ख रंग का धुआं पैदा हुआ, जिसमें से सुर्ख रंग का एक बौना नमूद हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? सुर्ख बोने मलका के पास जाओ और उसे कहो कि हम उसे याद कर रहे हैं, जल्दी हमारे कमरे में आओ, जो हुक्म मेरे आका। यह कहकर सुर्ख बोना वहां से गायब हो गया। जाने जादूगर ने जाम दोबारा भर लिया। हुजूर की खिदमत में मलका आदाब बजा लाती है। जाने जादूगर को दरवाजे से एक सुरीली आवाज सुनाई दी। जाने जादूगर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो उधर से मलका सलाम करते हुए अंदर दाखिल हो रही थी। आओ आओ मलका, आलिया हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, आओ मेरे पास आकर बैठो। जाने जादूगर ने मलका से कहा और मलका आगे बढ़ी और जाने जादूगर के पास आकर मसहरी पर बैठ गई। मलका, आज हम बहुत खुश हैं कि दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत मेरी बीवी बनेगी। जादूगर ने शराब का घूंट भरते हुए कहा, हमने फैसला किया है कि बादशाह की भेंट देकर जल्दी आपसे शादी कर लेंगे। आप हमसे नाराज तो नहीं हो, क्योंकि हमने आपके शौहर की भेंट देनी है। जाने जादूगर ने मलका से पूछा, नहीं हुजूर, मैं आपसे नाराज नहीं। यह मेरी खुशनसीबी होगी कि इतना बड़ा जादूगर मेरा शौहर होगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मलका ने कहा और जनार्य के हाथ को थाम लिया। मलका का जनार्य साथ ये सब करने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर वह मजबूर थी और मनमोती मैना ने भी उसे ऐसा ही करने को कहा। मुझे आपसे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मलका ने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या जान, और यह जादूगर चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। अब तो इनकार नहीं कर सकती। तुम हामी भर चुकी हो और वादा भी कर चुकी हो। तुम अब मुकर नहीं सकती, वरना हल्लाक हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं इनकार नहीं कर रही हूं। मैं आपसे वादा कर चुकी हूं और आपसे ही शादी करूंगी। लेकिन एक मसला है कि मेरी औलाद नहीं होगी और ना ही बादशाह मुझे औलाद दे सका। इसीलिए अब मैं उसको पसंद नहीं करती, उससे नफरत करती हूं और मुझे उसकी भेंट चढ़ाए जाने का भी कोई गम नहीं। आपको पता नहीं है कि मुझे बच्चों की कितनी हसरत है, मलका ने मायूसी से कहा। अच्छा चलो ठीक है, अगर के बाद मुझसे भी औलाद ना हुई तो? जान्य जादूगर ने पूछा। मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था कि अगर मैं शाहफल खा लूं तो मैं मां बन सकती हूं। आप इतने बड़े जादूगर हैं तो आप मुझे शाहफल लाकर दे सकते हैं, लाकर देंगे ना? मलका ने लाड़ भरे लहजे में जनार्य से कहा। जान्य जादूगर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा एक मिनट ठहरो, मैं मालूम करता हूं। यह कहकर जान्य जादूगर ने मंत्र पढ़ते हुए हवा में हाथ लहराया और दीवार की तरफ झटका दिया तो अचानक दीवार फट गई और उसमें से एक सुनहरी कछुआ नमूद हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आंखा सुनहरी कछुए? बताओ शाह फल कहाँ है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है? जान्य जादूगर ने कछुए से पूछा। आका शाह फल इस वक्त एक ऐसे जजीरे में मौजूद है जिसके गिर्द खौफनाक मगरमच्छों का समुंदर है और उस जजीरे के तमाम दरख्त आदमखोर हैं और उन दरख्तों के ऊपर ऐसे खूंखार परिंदे रहते हैं जो हर बड़ और छोटे परिंदों को खा जाते हैं और शफल का पौधा उस जजीरे के ऐन दरमियान दरख्तों के नीचे मौजूद है। सुर्ख कछुए ने तफसील से बताया और उसे कोई बहादुर इंसान ही हासिल कर सकता है। कछुए ने कहा, तो उसे कौन ला सकता है? जान भी ये जादूगर ने पूछा। उसे सिर्फ बादशाह ही ला सकता है, अगर वह चाहे तो, क्योंकि वह बहादुर भी है और ताकतवर भी। कछुए ने कहा, नहीं नहीं, हम बादशाह को इस मुहिम पर नहीं भेज सकते, उसकी हमने भेंट देनी है। अगर बादशाह को कुछ हो गया तो हमारी भेंट अधूरी रह जाएगी। जान्य जादूगर ने कहा, आका आपके गले में जो जादुई हार है वह बादशाह के गले में डाल दें, जिससे उस पर कोई जादुई असर नहीं होगा और वह आदमखोर मगरमच्छ भी उसको कुछ नहीं कहेंगे। सुनहरी कछुए ने कहा। मलका ने जान्य जादूगर के कंधे पर हाथ रख दिया और मीठे लहजे में बोली, हुजूर कुछ ही देर की बात है, जब बादशाह शाहफल लेकर आ जाए तो आप अपना हार वापस ले लें। क्या आप नहीं चाहते कि मैं शाहफल खाऊं? जान्य जादूगर ने मलका की तरफ देखा और ठंडी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, हम अपना हार बादशाह को दे देंगे,
मगर वह आदमखोर दरख्तों और खौफनाक परिंदों से अपना बचाव कैसे करेगा? जादूगर ने कछुए से पूछा। इसका भी हल है। आंखा जब रात की स्याही सफेदी में तब्दील हो रही हो तो उस वक्त आदमखोर दरख्त और परिंदे थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और सूरज की पहली किरण के साथ ही सब जाग जाते हैं। यही वह लम्हा है कि उनके जागने से पहले पहले शाह फल हासिल कर लिया जाए। सुनहरी कछुए ने तफसील से बताते हुए कहा। ठीक है, फिर तुम कल सुबह बादशाह को अपनी पीठ पर बिठाकर समुंदर पार कराओ ग और मेरे जादू की वजह से मगरमच्छ आप दोनों को कुछ नहीं कहेंगे और जंगल से शाह फल लेकर आओ। जादूगर ने सुनहरी कछुए को हुक्म दिया। जो हुक्म मेरे आका। आप बाग से अपना जादुई हिसार खत्म कर दें। मैं सुबह होने से पहले पहले बादशाह को लेकर रवाना हो जाऊंगा। सुनहरी कछुए ने मौ दबाना लहजे में कहा और वहां से गायब हो गया और टूटी हुई दीवार दोबारा जुड़ गई। मलका ने शराब का जाम उठाया जो खाली हो चुका था, उसको दोबारा भरकर जनार्य के हाथ में दे दिया। जादूगर ने जाम लेकर एक ही घूंट में खाली कर दिया, जिसे मलका ने दोबारा भर दिया। जादूगर ने अपने गले से हार उतारकर मलका को दे दिया और कहा, इसे बादशाह को दे देना और बादशाह को कल सुबह सुनहरी कछुए के साथ रवाना कर देना। अब तुम जाओ, अब मैं आराम करूंगा। जादूगर ने मलका से कहा। मलका ने हार लेकर अपने गले में डाला, फिर वह कमरे से बाहर निकल आई। मलका बाग वाले कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बादशाह को होश आ चुका था। बादशाह और मनमोती मैना आपस में बातें कर रहे थे। आओ मलका, आलिया, हम आपको ही याद कर रहे थे। बादशाह ने मलका को देखते ही कहा। मलका तेजी से आगे बढ़ी और बादशाह के पास बैठकर उसकी टांग पर हाथ फेरने लगी। अब आपका जख्म कैसा है? मैं बहुत परेशान हूं, मलका ने रो देने वाले लहजे में पूछा। बादशाह ने कह कहा लगाया, अल्लाह के फजल कम से मुझे कुछ नहीं होगा। जिसकी दुआ करने वाली इतनी अच्छी बीवी हो उसे कुछ नहीं हो सकता। बादशाह ने मुस्कुराते हुए मलका से कहा। मलका, अलिया, बादशाह सलामत, अब बिल्कुल ठीक है और जख्म भी काफी अच्छा है। आप हौसला रखें। मनमो मैना ने मलका को तसल्ली देते हुए कहा। मैना ठीक कह रही है और इसने सारी बात तफसील से मुझे बता दी है और यह भी बताया है कि किस हिम्मत से तुमने झल्ला का गला काटा। बादशाह ने मलका को बताया। यह सुनकर मलका मुस्कुरा दी। जनार्य ने आपको क्यों बुलाया था? बादशाह ने मलका से पूछा। जनार्य शादी करने के चक्कर में है, मैं उसको बेवकूफ बनाकर आई हूं। फिर तफसील से सारी बात बादशाह को बता दी। आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला हमारे साथ है, वही हमारा हामी और नासिर होगा। मैना ने मल्लिका को तसल्ली देते हुए कहा। और हाँ, मैंने जादूगर की मौत का राज मालूम कर लिया है। रात को मेरे ख्वाब में परिस्तान के नेक बुजुर्ग आए थे। मैंने उनसे मदद की गुजारिश की थी तो उन्होंने बताया कि अगर जनार्य के गले से जादू का हार उतार लिया जाए तो उसका जादू खत्म हो जाएगा और फिर उसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। राहदारी के कमरे में एक हबशी का सयाह रंग का मुजस्सम है जिसके हाथ में एक नेजा है। उस नेजे से जादूगर के सर के ऊपर मौजूद 3 खोपड़ों को एक साथ तोड़ दिया जाए तो जादूगर हलाक हो जाएगा। अब हमें वह हार किसी तरह हासिल करना होगा। मनमोती मैना ने कहा। मैं वह हार ले आई हूं, मलका ने कहा। फिर आगे बढ़कर वह हार बादशाह के गले में डाल दिया। आप कल सुबह सुनहरी कछुए के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार रहे। यह सुनकर बादशाह ने हाँ में सर हिला दिया। सुनहरी कछुआ और बादशाह समुंदर के किनारे खड़े थे। वह दोनों सुबह होने से पहले ही जनार्य जादूगर के किले से बाहर आ गए। बादशाह सलामत, आप जल्दी करें और मेरी पीठ पर सवार हो जाए क्योंकि सुबह होने में कुछ ही वक्त बाकी है। हमने समुंदर भी पार करना है। सुनहरी कछुए ने बादशाह से कहा और बादशाह जल्दी से कछुए की पीठ पर सवार हो गया। बादशाह के सवार होते ही सुनहरी कछुए ने समुंदर में डुबकी लगाई और तेजी से तैरने लगा। थोड़ी देर बाद दूसरा किनारा आ गया। बादशाह के गले में जादुई हार होने की वजह से आदमखोर मगरमच्छों ने उनको कुछ नहीं कहा। मैं इधर ही किनारे पर आपका इंतजार करूंगा, आप जल्दी से जंगल में घुस जाएं क्योंकि सुबह होने में कुछ देर बाकी है। इस वक्त आदमखोर दरख्त और खौफनाक परिंदे सो रहे हैं। सुबह होते ही वह जाग जाएंगे, कछुए ने बादशाह से कहा। यह सुनकर बादशाह छलांग लगाकर कछुए की पीठ से उतर आया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही बादशाह ने तलवार निकालकर अपने हाथ में पकड़ ली और दौड़ना शुरू कर दिया।
वह जल्द से जल्द जंगल के दरमियान में पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसके पास वक्त कम था। जंगल के दरमियान में पहुंचकर बादशाह ने शाहफल ढूंढना शुरू कर दिया। काफी देर तक ढूंढ के बावजूद उसे शाहफल ना मिला तो बादशाह परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वक्त कम है और सूरज की पहली किरण के साथ आदमखोर दरख्त और खूंखार परिंदे बेदार हो जाएंगे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद अचानक बादशाह की नजर एक बड़े से दरख्त पर पड़ी, जिसके नीचे अंधेरा सा था। उसके नीचे एक ही पौधा था, जिसके ऊपर गोभी के फूल जैसा एक फल लगा हुआ था, जो काले रंग का था। बादशाह समझ गया कि यही शाहफल है, जो अंधेरे में बादशाह को पहले नजर नहीं आया। बादशाह ने जल्दी से तलवार की मदद से शाहफल को पौधे से अलहदा कर लिया और अपने पटके में रख दिया और समुंदर के किनारे की तरफ दौड़ लगा दी। अचानक बादशाह को दरख्तों की शाखों की सरसराहट सुनाई देने लगी और परिंदों की हल्की हल्की कक की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। बादशाह समझ गया कि सुबह हो चुकी है और जंगल बेदार हो चुका है। बादशाह अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। परिंदे भी दरख्तों से उड़ चुके थे। दरख्तों की शाखें बादशाह को अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रही थीं, जिन्हें बादशाह अपनी तलवार से काटता हुआ भागता जा रहा था। समुंदर के किनारे खड़ा सुनहरी कछुआ भी बादशाह को चीख चीख कर जल्दी आने का कह रहा था। खूंखार परिंदे भी बादशाह के ताकुम में समुंदर के किनारे की तरफ तेजी से उड़े आ रहे थे। जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, सुनहरी कछुए ने चीख कर बादशाह से कहा। जो भागता हुआ आ रहा था, बादशाह ने दूर ही से अपनी पूरी कुव्वत से छलांग गाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। बादशाह के सवार होते ही कछुए ने तेजी से पानी में डुबकी लगा दी। खूंखार परिंदे पानी के ऊपर ही कैक करते रह गए। कुछ देर तैरने के बाद समुंदर का दूसरा किनारा आ गया। समुंदर से निकलकर सुनहरी कछुआ और बादशाह जनारे के महल के अंदर पहुंच गए। बादशाह सलामत, अब आप मेरी पीठ से उतर जाइए और सीधा मलका के कमरे में जाकर उसे शाहफल दे दें, जनारे ने बादशाह से कहा। बादशाह यह सुनकर कछुए की पीठ से नीचे उतर आया। इसके बाद सुनहरी कछुआ भी गायब हो गया। बादशाह सलामत आ गए, बादशाह सलामत आ गए। मनमोती मैना ने बादशाह को देखते ही शोर मचा दिया। मलका भी मैना का शोर सुनकर चौंकी और देखा कि बादशाह दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा है। बादशाह को देखकर मलका एकदम खुश हो गई और भागकर बादशाह से लिपट गई। शुक्र है, आप आ गए, कैसे हैं आप? मलका ने रूहानसी आवाज में पूछा। देख लो, आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ पड़ा हूं। अल्लाह के फजल करम से मुझे कुछ नहीं हो सकता, बादशाह ने मलिका के कंधे पर थपकी देते हुए कहा और मलका मुस्कुरा पड़ी। मलका, अलिया सारा वक्त आपको याद करती रही है और रोती भी रही हैं और साथ साथ दुआ भी करती रही हैं और अब आपको देखकर खुश हुई हैं, मैना ने बादशाह को बताया। बादशाह यह सुनकर मुस्कुरा पड़ा। आपकी दुआ से मैं कामयाब लौटा हूं, यह कहकर बादशाह ने अपने पटके से शाह फल निकालकर मलका के हाथ में दे दिया। इसे फौरन खा लो, बादशाह ने मलका से कहा और मलका ने खुश होकर बादशाह से शाप फल ले लिया। फिर उसको गौर से देखने के बाद उसे खाना शुरू कर दिया। अब जल्दी चले, स्याह हबशी के मुजस्समे से नेजा भी हासिल करना है, मनमोती मैना ने कहा। हाँ हाँ, बादशाह सलामत, जल्दी से चले। इस वक्त जनारिया नशे में धुत अभी तक सो रहा होगा, मलका ने जल्दी से बादशाह से कहा। हाँ ठीक है, जल्दी आओ, चले। यह कहकर बादशाह बाहर को चल दिया। मलका भी उसके पीछे थी। मनमोती मैना मलका के कंधे पर बैठी थी। राहदारी के करीब पहुंचकर बादशाह ने मलका को रुकने का इशारा किया और खुद राहदारी में दाखिल हो गया। राहदारी में दाखिल होते ही बादशाह की नजर हंसी के सियाह मुजस्से पर पड़ी, जो बिल्कुल साख खड़ा था और बादशाह के गले में जादूगर का दिया हुआ हार भी था। बादशाह जल्दी से अंदर गया और नेजा लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर बादशाह ने मलका से पूछा कि जादूगर का कमरा कहाँ है, तो मलका ने बादशाह को अपने पीछे आने का इशारा किया, फिर आगे बढ़ गई। कई कमरे छोड़कर मलका ने कमरे की तरफ इशारा किया, फिर वह तीनों उस कमरे में घुस गए। कमरे में बड़ी सी मसहरी पर जनार्य सो रहा था। मसहरी के नीचे एक खाली बोतल गिरी हुई थी। मसहरी के ऊपर एक जाम भी उल्टा पड़ा था। वह तीनों मसहरी के पास खड़े थे। बादशाह ने नेजा हाथ में पकड़ा और जादूगर को आवाज दी। जैसे ही जादूगर उठा, बादशाह ने नेजा उसके घोंप दिया। जादूगर नीचे लहराकर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। फिर देखते ही देखते हलाक हो गया। उसके हलाक होते ही
हर तरफ बदरूहों के रोने और बयान करने की आवाजें आने लगीं। फिर वहां तारीकी छा गई। चंद लम्हे तो डरावनी आवाजें आती रहीं, फिर खामोशी छा गई, फिर वहां से तारीकी भी छत गई। तारीकी छड़ते ही तीनों ने अपने आप को पहाड़ी के पास जंगल के किनारे मौजूद पाया। कुछ दूर उनके घोड़े घास चर रहे थे। बादशाह ने एक मखसूस सीटी मारी तो घोड़े चौंक कर हिनहिनाना लगे, फिर दौड़कर उनके पास आ गए और बादशाह के जिस्म से अपना मुंह रगड़ने लगे। बादशाह ने उनको थपकी दी और उनकी लगाम पकड़ ली। मनमोती मैना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर जाता है। तेरी वजह से ही हम कामयाब हुए हैं और तूने अपना वादा पूरा कर दिखाया। बादशाह ने मनमोती मैना से मुखातिब होकर कहा, शुक्रिया मेरा नहीं, मलका आलिया का अदा करो, जिसने अपनी बातों से जनारिया को बेवकूफ और उल्लू बनाए रखा। मैना ने कहा, तो सब हंस पड़े। अब मैं अपने देश पर स्थान जाती हूं। काफी दिन हो गए हैं। मुझे घर से निकले हुए मेरे वालिदैन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैना ने कहा, तुम हमारे पास मिलने के लिए आती रहना। तेरे बिन अब हमारा मन नहीं लगेगा। मलका ने उदास लहजे में मनमोती मैना से कहा, मलका, आलिया, आप उदास ना हो, मैं आपसे मिलने लाजमी आया करूंगी। और हाँ, मेरे पास आप दोनों के लिए एक खुशखबरी है। मैना ने उनको बताया। कौन सी खुशखबरी है? मलका ने हैरान होकर मैना से पूछा। मुझे बुजुर्ग बाबा ने बताया था कि बादशाह और मलका के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, एक बेटा और एक बेटी। मैना ने जवाब दिया। यह सुनकर मलका ने शर्म से सर नीचे झुका लिया। मैंने तो उन बच्चों के नाम तक सोच लिए हैं। मनमोती, मैना बोली, कौन से नाम सोचे हैं तुमने? बादशाह ने इश्तियाक भरे लहजे में मनमोती मैना से पूछा। बेटे का नाम हीरामन शहजादा होगा और बेटी का नाम मनमोती शहजादी होगा, मैंने बादशाह को बताया। बादशाह ने मलका की तरफ देखा, जो शर्म से सुर्ख गुलनार हुए जा रही थी। बादशाह ने मलका को देखकर बड़ा सा कहकहा लगाया और मनमोती मैना भी सुरीली हंसी हंसते हुए मलका के कंधे से उड़ गई। उसके पीछे पीछे बादशाह और मलका भी अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने मुल्क रूम रवाना हो गई। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।